गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बच्चों आज अपन पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। देखिए ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, जैसे साउंड ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। उन्हीं में से एक भी ऊर्जा अपनी क्या है, विद्युत ऊर्जा है। अब विद्युत ऊर्जा क्या होती है, देखिए जो अपने घर पे आता है, ये जो लाइट आती है, करंट आता है, वो भी एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। यानी कि जो जैसे सेल होता है, सेल में क्या होता है, जैसे अपन मार्केट से कोई सेल खरीद के लाते हैं, उसमें 1.5 वोल्ट होता है, तो वो 1.5 वोल्ट क्या होता है, वो उसका होता है विभव, यानी विद्युत वाहक बल होता है। और विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी अर्थात विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा क्या होती है, किसी सेल द्वारा परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए जो कार्य किया जाता है वह क्या कहलाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, यानी किसी परिपथ में सेल द्वारा आवेश प्रवाह में जो किया गया कार्य होता है वह क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका अपन थोड़ा सा एक्सप्रेशन अपन कर लेते हैं। मान लीजिए अपने पास में कोई R प्रतिरोध है जिस पर V विभवांतर आरोपित किया जाता है, जिसके ऊपर अपन क्या करते हैं बच्चों, V विभवांतर आरोपित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये अपने पास में तार है, इसमें क्या होता है बच्चों, धारा प्रवाहित होती है। ओके, धारा प्रवाहित होती है। माना कि कोई R प्रतिरोध है, कोई क्या है, R प्रतिरोध है, जिसके सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाता है तो t सेकंड में प्रवाहित आवेश Q इक्वल्स टू हो जाएगा IT। ओके स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 1 इसको दे देंगे। और मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, विद्युत ऊर्जा क्या होता है, किसी विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा यानी सेल द्वारा परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। देखिए बच्चों, वी नो दैट W इक्वल्स टू होता है Q इंटू V। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं बेटा, Q की वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं। समीकरण 1 से Q का मान 2 में रखने पर तो ये आ जाएगा अपने पास में ITV, या मैं इसको लिख सकता हूँ W बराबर VIT, और यही होती है विद्युत ऊर्जा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं V का मान रखूँ, I का मान रखूँ, तो अपन अलग अलग टर्म्स में रख सकते हैं। देखिए यदि V बराबर IR हो तो W इक्वल टू IR IT। ओके, तो W इक्वल टू हो जाएगा I² RT। ये भी क्या है, ऊर्जा का ही एक सूत्र है। अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं, अगर मान लीजिए I बराबर, इसको दे दो समीकरण नंबर 3 और इसको दे दो समीकरण नंबर 4। यदि I बराबर V² अपॉन R हो तो I बराबर V अपॉन R हो तो समीकरण 3 से अपन I की जगह रख देते हैं, तो W बराबर हो जाएगा V और I की जगह V अपॉन R इंटू T, और W इक्वल्स टू V² R इंटू T हो जाएगा। और ये हो गया, अपने 3 फॉर्मूले प्राप्त हुआ है अपने को। यहाँ पर 3 फॉर्मूले प्राप्त हुआ है विद्युत ऊर्जा के। फॉर्मूला नंबर 1 W इक्वल टू VIT, और दूसरा होता है W इक्वल टू I² RT, और तीसरा होता है W इक्वल टू V² अपॉन R इंटू
टी। तो यह होता है विद्युत ऊर्जा। ओके स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए ये जो ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा वो पूर्णतः किसमें, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए। ओके, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाए तो क्या करेंगे, मान लीजिए बच्चों ये जो ऊर्जा है, ये जो विद्युत ऊर्जा है पूर्णतः ऊष्मा में परिणत हो जाए तो ऊष्मा क्या होगा, ऊष्मा बराबर यानी H बराबर हो जाएगा W/J, जहाँ J क्या है, J बराबर होता है 4.2 कैलोरी। ओके, 1 मिनट 4.2 जूल प्रति कैलोरी, या इसको लिख सकते हैं 4.18 जूल प्रति कैलोरी भी लिख सकते हैं। ओके, प्रति कैलोरी भी लिखा जा सकता है। ये ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, देखिए थोड़ा सा इसमें मैं सुधार करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। वो क्या है कि बच्चों जो ऊष्मा ऊर्जा होती है, ये विद्युत ऊर्जा होती है, उसका मात्रक होता है जूल होता है। ओके, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ओके, लेकिन आजकल क्या होता है, हाँ तो बच्चों अब पढ़ते हैं अपन विद्युत शक्ति। देखिए बच्चों अभी पिछला टॉपिक था उसमें पढ़ा था अपन ने विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा के 2-3 सूत्र आए थे, W=VIT, और दूसरा आया था I²RT, और तीसरा आया था W=V²/R/T। ये तो था ऊर्जा। अब अपन पढ़ रहे हैं विद्युत शक्ति। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। ओके, शक्ति बराबर अपन जानते हैं, शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर। 1 मिनट, क्या होगा, यस, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, अर्थात P बराबर W/T। और अपन ने P की वैल्यू वहाँ से प्राप्त की। P की वैल्यू होती है VIT/T, T से T कट गया तो P बराबर हो गया VI। ये भी एक होती है शक्ति का पहला सूत्र है। अगर इसी के अंदर मान लीजिए अपन रखना चाहें वो दूसरा वाला, तो P बराबर I²RT/T, तो T से T कट जाएगा तो P बराबर हो जाएगा I²R। ये भी शक्ति का ही फॉर्मूला है। और तीसरा है बेटा P बराबर, अगर मैं तीसरा रखना चाहूँ इसके अंदर तो हो जाएगा V²RT/T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा V²/R। इस प्रकार से हम इन 3 फॉर्मूलों की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो देख, हाँ भाई, शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों, शक्ति का मात्रक होता है वाट। और ओके, शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। यानी कि देखिए P बराबर W/T, तो 1 वाट बराबर हो जाएगा जूल बटे सेकेंड, अर्थात 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड 1 वाट कहलाता है। ओके, और देखिए बहुत सारे इसके अन्य बड़े मात्रक भी होते हैं, छोटे मात्रक भी होते हैं। जैसे एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। और बच्चों 1000 वाट बराबर होता है 1 किलो वाट। 1 किलो वाट होता है, 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। देखिए बच्चों, अपने यहाँ घरों के अंदर जो विद्युत ऊर्जा आती है उसकी एक अलग मात्रक भी होता है, जिसको अपन बोलते हैं यूनिट, किलोवाट घंटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा बोलते हैं।
उसे क्या कहते हैं बेटा, किलोवाट घंटा कहते हैं, जिसे अपने उस जो यूनिट जो लिखने का आता है मीटर, उस पर लिखा रहता है kWh, यानी कि किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ये होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। अब बच्चों अपन निकालना चाहते हैं जैसे एक यूनिट की वैल्यू निकाल, जिसको एक यूनिट भी अपन क्या कहते हैं अगर आप मान लीजिए एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन बात यहाँ पर करते हैं। देखिए यस, अगर बच्चों हम बात करना चाहते हैं यूनिटों की संख्या निकालने के लिए, तो यूनिटों की संख्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे? वाट इंटू घंटा बटा 1000। ये आ गया यूनिटों की संख्या, यानी कि शक्ति वाट में, समय घंटों में। शक्ति को लिखते हैं वोल्ट। ओके, यस अपन इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बटे 1000। यस, किसी विद्युत उपकरण में वे विद्युत ऊर्जा निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, बराबर यानी कि शक्ति वाट में, शक्ति तो काय में लेंगे? वाट में, और समय लेंगे घंटों में। और बटे 1000 का अगर इसमें डिवाइड कर दिया जाता है तो ये आ गया यूनिट। अब देखिए इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। पहले बात तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। और न्यूमेरिकल देखिए बच्चों क्या है, न्यूमेरिकल है अपना क्वेश्चन है, यस क्वेश्चन है रुपए है। ओके, ये बच्चों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हाफ ईयरली एग्जाम में एक बार आया हुआ भी है। वैसे ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, 12th लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अपन 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए कैसे एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब हैं। ओके, 100 वाट के 4 बल्ब हैं और 40 वाट के 4 बल्ब और हैं, जो क्या करते हैं, 100 वाट वाले तो 4 घंटे चलते हैं और 40 वाट वाले 6 घंटे चलते हैं। तो तथा 2 पंखे हैं 60-60 वाट के, प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं वो। ओके, 30 दिन के 1 माह के लिए विद्युत ऊर्जा के खर्च की गणना कीजिए। यदि विद्युत दर है प्रति यूनिट 5 रुपये, तो अपन क्या करेंगे, यूनिटों की संख्या इसमें ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों 100 वाट के सॉल्यूशन है, 100 वाट के 4 बल्बों का विद्युत खर्च निकालना चाहते हैं। देखिए शक्ति निकालें पहले। शक्ति है P बराबर 100 वाट के 4 बल्ब हैं, तो कितना हो गया, 400 वाट हो गया। ओके, और समय कितना है, समय है अपना, कितने घंटे चलते हैं, 4 घंटे चलते हैं। तो कितना हुआ खर्चा, विद्युत खर्च आ गया अपना, इसको मैंने W1 नाम दे दिया, यानी कि 400, शक्ति तो किसमें, वाट में, मैंने सूत्र बताया था, शक्ति वाट में तो 400, समय घंटों में 4 घंटे, और नीचे 1000 का भाग लगा दो, 2 0 से 2 0, 4 चौक 16/10, 1.6 यूनिट आ गया एक दिन का। ओके, 4 बल्बों का विद्युत खर्च, वो भी एक दिन का है। ओके, ये तो आ गया अपने पास में W1। अब देखिए 40 वाट के 4 बल्बों का एक दिन
विद्युत खर्च। एक दिन का ही निकाल रहे हैं, बाद में अपन क्या कर देंगे, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक महीने का आ जाएगा। ओके, तो देखिए शक्ति कितनी है, शक्ति है अपनी P बराबर 40 वाट का है एक बल्ब, और 4 बल्ब है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो हो गया 4 चौक 16 वाट। समय कितना है, अपना समय है T बराबर, कितने घंटे चलते हैं बच्चों, 6 घंटे चलते हैं। तो विद्युत खर्च कितना है यहाँ, विद्युत खर्च नीचे का दिख रहा है नहीं, यहाँ तक का। ओके, विद्युत खर्च कितना आएगा, अपना विद्युत खर्च आएगा, इसको मैंने नाम दे दिया W2, यानी कि 160 × 6 बटे 1000, 1 0 से 1 0 कट गया, 16 छियाणी 96। ओके, बटे में 10 का 100 का भाग लगा दिया तो ये हो गया 0.96। ओके, यहाँ पर 0.96 आ गया। देखिए शक्ति वाट में और समय घंटों में, इसमें 1000 का भाग लगा दिया, इतना यूनिट आ गया पर डे का। ओके, अब चलते हैं अपन पंखों का खर्चा। देखिए अपन निकालना चाहते हैं पंखों का खर्चा। कितने पंखे हैं, 2 पंखे हैं, तो शक्ति कितनी आई, P बराबर 2 गुणा, और एक पंखा कितने वाट का है, 60 वाट का है, सही। और यहाँ पे देखिए 40 वाट का था, सही है, यहाँ 60 वाट के हैं, तो कितना हो गया टोटल 120 वाट। और समय कितना है, समय है T बराबर, कितने घंटे चलते हैं, सॉरी यार अपन ने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया ना, ये 2 पंखे हैं और 8 घंटे चलते हैं, तो दोनों 8 हो गए, 1 मिनट यस, 1 मिनट यस। देखिए ये हो गया समय 8 घंटे, तो खर्चा कितना आया, विद्युत खर्च, विद्युत खर्च आया अपने पास में W2 = 120 × 8 बटे 1000, 1 0 से 1 0 कट गया। ओके, और 12 घंटे, 8 दूनी 16 की 6 हासिल किए, 8 1 8 1 9, यानी कि अपने विद्युत खर्च W2 बराबर आ गया 0.96 बटे 100 है, यहाँ पे इतना यूनिट इसमें आ गया। ओके, एक दिन के कुल यूनिट कितने हुए, एक दिन के कुल यूनिट W, एक दिन के कुल यूनिट आ गया अपने पास में। देखिए सबसे पहले 100 वाट के बल्ब 1.6 यूनिट, 1.6 प्लस 0.96 प्लस 0.96। ओके, इसको टोटल अपन कर लेते हैं, पॉज। इसका अपन योग करते हैं तो बच्चा अपने पास में आता है कितना, 3.52। देखिए 3.52 यूनिट एक दिन का खर्चा आ गया। अब निकालना चाहते हैं एक महीने का खर्चा, एक महीने का खर्चा, एक महीने का खर्चा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3.52 × 30, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105 कितना रे, 105.6, ये है ना, यूनिट आ गया। इतना इसका खर्चा हो गया। अब अगर अपन इसकी कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रति यूनिट, यानी कि इतने यूनिट आ गया पूरे महीने का। एक यूनिट का खर्चा 5 रुपये है तो इससे मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए कितने रुपए आएगा, 105.6 × 5 रुपये, इसको गुणा करके आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या याद कर देंगे, विद्युत खर्च की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं।
नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अपना टॉपिक क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता दोनों इसमें आपको बता देंगे कि प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता कितनी होती है। देखिए बच्चों, पदार्थ जो अपने लिया है वो एक तो होता है कुचालक, एक होता है चालक और एक होता है अर्धचालक। ओके, अपन इसके प्रतिरोधों की अलग अलग व्याख्या करते हैं। चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो क्या करता है, आवेश का प्रवाह है आसानी से होता रहता है, उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। ये किसमें, चालक में। सिर्फ चालक में ही क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। चालक, कुचालक और एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक ये क्या होता है, ये चालक क्या होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आवेश को क्या करते हैं, प्रवाहित करते रहते हैं। ओके, जब चालकों का अपन ताप बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ज़्यादा गति करने लग जाते हैं, जिनसे टक्कर ज़्यादा होने लग जाती है, और टक्कर होने से क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्थात चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ओके, अब देखिए कुचालक होते हैं, कुचालकों में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब इनका ताप बढ़ाया जाता है और ताप को बहुत अधिक बढ़ाया जाता है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपना सहसंयोजी बंध तोड़कर क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और वो भी क्या करने लग जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति कार्य करने लग जाता है बहुत अधिक ताप बढ़ाने पर। अर्थात ये कहा जा सकता है कि कुचालकों का ताप, अत्यधिक ताप बढ़ाने पर वह उनकी क्या होती है, प्रतिरोध कम हो जाता है, और चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि टक्कर ज़्यादा होने लग जाती है। और प्रतिरोध किसे कहते हैं, जो टक्कर होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में जो टक्कर होती है उसको अपन प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका अगर चालक का ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अर्थात आवेश का प्रवाह कम हो जाएगा। जबकि कुछ चालकों का ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो इनका प्रतिरोध जो होता है वो कम हो जाता है, इनकी चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोधकता कम हो जाती है। और चालकों की क्या हो जाती है, ताप बढ़ाने पर चालकता कम हो जाती है और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, अर्थात इसमें से कम करंट फ्लो होने लग जाता है। अर्धचालक देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो परम शून्य ताप पर तो किसकी भांति कार्य करते हैं, कुचालकों की भांति कार्य करते हैं, और सामान्य ताप पर क्या करते हैं, चालकों की भांति कार्य करते हैं। जब देखिए बच्चों, अपन क्या करते हैं, अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं। अर्धचालकों का जब ताप बढ़ाया जाता है तो वो क्या करते हैं, अपना सहसंयोजी बंध तोड़ लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो उसकी चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और प्रतिरोधकता घट जाती है, अर्थात प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, घट जाता है। ओके, यस। हाँ तो बच्चों, माना कि अपने पास में कोई तार है, माना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 है तथा T डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध कितना है, RT है। तो प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ, प्रतिरोध में परिवर्तन हो गया RT माइनस R0, ये प्रतिरोध में परिवर्तन है। माना कोई चालक है जिसका 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, R0 है, और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, RT। अब क्या कर रहे हैं, इसके प्रतिरोध, यानी कि अपन जानते हैं चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो ये मान लीजिए ज़्यादा है, ये मान लीजिए कम है, तो परिवर्तन कितना हुआ, RT माइनस R0। अब देखिए बेटा, प्रतिरोध में यह परिवर्तन जो होता है, प्रतिरोध में यह परिवर्तन निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। और किस प्रकार से निर्भर करता है, देखिए प्रतिरोध में परिवर्तन जो होता है
आर टी माइनस आर नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर नोट के, प्रारंभिक प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा होता है बेटा प्रतिरोध में परिवर्तन जो होता है वह समय में परिवर्तन के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए ये तो हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है आर टी माइनस आर नोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर नोट टी के। ओके बच्चों, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे समानुपाती को हटाना चाहता हूँ, तो देखिए आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू अल्फा आर नोट टी हो गया। ओके, इसको ये आपके एनसीईआरटी बुक में इस टाइप से दिया हुआ है, मैं इसका अलग और मेथड आपको बता दूंगा। इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों कहाँ पर, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं। तो T डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है आर नोट प्लस आर नोट अल्फ़ा टी। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ अल्फ़ा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, जहाँ अल्फ़ा बराबर प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। ओके, अब देखिए बेटा समीकरण नंबर 3 से अपन क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 3 से इस अल्फ़ा की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। यानी कि अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, आर टी माइनस आर नोट और यहाँ पर आर नोट टी का इसमें भाग लगा देते हैं, यानी कि आर नोट टी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। ओके, अगर देखिए बच्चों अल्फ़ा का मान नेगेटिव प्राप्त होता है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आर नोट इज इक्वल्स टू नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि आर नोट इज ग्रेटर देन आर टी, अर्थात ये ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध था और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध था। तो देखिए बच्चों ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया। अगर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है तो क्या हो जाता है, ऐसे के लिए अल्फ़ा का मान क्या हो जाता है, नेगेटिव प्राप्त होता है, और यह सिर्फ होता है अर्धचालक और कुचालकों के लिए। और अगर मान लीजिए अल्फ़ा क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब आर टी इज ग्रेटर देन आर नोट, अर्थात जो प्रारंभिक जो प्रतिरोध था वह कम प्राप्त होता है और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा के दूसरा भी आपको समझा देते हैं। ओके, मान लीजिए अपने पास में क्या है, T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है R1 और T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, R2 है। मेन फॉर्मूला जो है इसका वो क्या है बच्चों, मेन फॉर्मूला जो है RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी है। ओके, इसका ऐसे कैसे, तो प्रतिरोध के लिए है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता वाला फॉर्मूला है, ऐसे कैसे प्रतिरोधकता पे हो जाएगा, रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी, ये प्रतिरोधकता के लिए भी लागू होता है। मान लीजिए अपने पास में T1 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, R1 है, तथा T2 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, R2 है। ओके, और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है, T डिग्री। तो इसको उस सूत्र की सहायता से अपन ऐसे लिख सकते हैं, R1 बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी और R2 T1, और इसको लिख सकता हूँ मैं R0 1 प्लस अल्फ़ा T2। ओके, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट और दैट इज इक्वेशन सेकेंड। मैं अगर मान लो ये ज्ञात करना चाहता हूँ R1 अपॉन R2, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फ़ा T1 और यहाँ पे हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फ़ा T2। R0 से R0 कट जाएगा, R1 अपॉन R2 बन गया 1 प्लस अल्फ़ा T1 और 1 प्लस अल्फ़ा T2। इस प्रकार से अपन इसकी भी संबंध ज्ञात कर सकते हैं। और इसको आगे अगर अपन सॉल्व करना चाहें, अगर आगे अगर अपन आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 और यहाँ पे R2 1 प्लस अल्फ़ा T1। अंदर ले जाइए बच्चों, R1
प्लस R1 अल्फ़ा T2 और R2 प्लस R2 अल्फ़ा T1। ओके, अब यहाँ से अपन अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पे R1 अल्फ़ा T2 यहाँ पे और माइनस R2 अल्फ़ा T1 और इधर हो जाएगा R2 माइनस R1। यहाँ पे देखिए बच्चों अल्फ़ा यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा R1 T2 माइनस R2 T1 बराबर R2 माइनस R1। यहाँ से अल्फ़ा इजुकस टू हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। इस प्रकार से अपन अल्फ़ा की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। एक आपकी बुक में ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर, दो टेम्परेचर दे रखे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 1 मिनट बच्चों, कल करवाएंगे अपन न्यूमेरिकल, तो बच्चों प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल भी आप करते रहिए। और कई बच्चे मुझे बता रहे हैं सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो आज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप न्यूमेरिकल निकालते रहिए, इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल आप निकाल लीजिए, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। ओके, और जो बच्चा हमारे चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें कि सर हमारे को इस जगह पे समझ में नहीं आ रहा है, या मैंने कोई पढ़ाते वक्त इतने ध्यान से आप पढ़िए कि मैं जो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ उसको भी आप पकड़िए, क्योंकि कभी कभार मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाए तो उसका भी पता लगाइए और उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।